हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास प्लीज कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज ओके। यस कर दीजिए। मैं वेट कर रहा हूँ आपके कंफर्मेशन का। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आई विल बी एबल टू स्टार्ट द डिस्कशन। तो चलें शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा ये डिस्कशन इन कंटिन्यूशन है फ्रॉम द प्रीवियस लेसन। ये हमारी बेस बिल्डिंग क्लास है जिसमें हम पहले कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, डिस्कस करते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन से हम अपने आप को टेस्ट करते हैं। सो मॉड्यूल ए के चैप्टर 8 रिमिटेंस फैसिलिटीज़, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से लगातार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो चलिए इन कंटिन्यूशन फ्रॉम द प्रीवियस सेशन हम इसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। सेल अगेंस्ट रिकन्वर्जन ऑफ इंडियन करेंसी। सो इंडियन करेंसी को अगर रिकन्वर्जन किया जाता है तो उसकी सेल के अगेंस्ट क्या क्या रूल्स हैं। Authorized person may convert unspent Indian currency into foreign currency. So जो अथोराइज्ड पर्सनस हैं वो कन्वर्ट कर सकते हैं इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी के अंदर, विच इज़ हेल्ड बाय नॉन रेजिडेंट्स व्हेन दे डिपार्ट फ्रॉम इंडिया। तो अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट है तो उसके पास अनस्पेंट इंडियन करेंसी है तो वो अपने साथ तो नहीं लेकर के जाएगा, तो वो उसको कन्वर्ट करवाना चाहेगा फॉरेन करेंसी में, और अथॉराइज्ड पर्सन ऐसा कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है? देयर इज ए वैलिड एनकैशमेंट सर्टिफिकेट। तो जब उस फॉरेन करेंसी को इनिशियली इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करवाया गया था तो तब एक एनकैशमेंट सर्टिफिकेट इशू किया होगा। तो वो सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना, प्रोवाइड करना, ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट रहेगी। इन द फॉलोइंग केसेस अनस्पेंट रुपीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू फॉरेन करेंसी विदाउट एनकैशमेंट सर्टिफिकेट। तो ये केसेस कौन कौन से हैं जहां एनकैशमेंट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी? व्हेन अमाउंट इज अप टू रुपीज 10,000, सो आउट ऑफ द कन्वर्टेड फॉरेन एक्सचेंज अगर अमाउंट केवल 10,000 बचा है तो फिर उस केस में एनकैशमेंट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो विदाउट प्रोडक्शन ऑफ एनकैशमेंट सर्टिफिकेट एंड डिपार्चर इज विद इन द फॉलोइंग 7 days। तो जो उसकी डिपार्चर है तो आने वाले 7 दिनों के अंदर उसकी डिपार्चर है, तो वैल्यू 10,000 से कम है और आने वाले दिनों में डिपार्चर 7 days से कम पीरियड में होनी है। Foreign tourists, not NRIs, may be permitted to reconvert rupees withdrawn from ATM up to 50,000। अगर वो फॉरेन टूरिस्ट है, NRI नहीं है, वो फॉरेन टूरिस्ट है, उसने ATM से पैसा विड्रॉ किया था, तो अगर वो अमाउंट अप टू 50,000 तक है तो उसको भी रिकन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये रूल्स हो गए सेल अगेंस्ट रिकन्वर्जन ऑफ इंडियन करेंसी। लास्ट सेशन में हमने फेमा को लेकर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। अब उनसे रिलेटेड और आज की इस स्लाइड से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं तो अब हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उन क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कंसिडर्ड ए करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन? किस ट्रांजैक्शन को हम कहेंगे कि वो करंट अकाउंट का ट्रांजैक्शन है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को कहेंगे, फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंसेस को कहेंगे, इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स कहेंगे, बोथ ए एंड सी कहेंगे। तो किसको कहा जाएगा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन? सो व्हाट इज करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन? यस, अगर आपने अच्छे से लर्न किया है, अच्छे से नोट किया है तो आपको आंसर देने में कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। सो व्हाट विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1? क्या आंसर बनता है?
सो अगर आप रिकॉर्डेड वर्जन को देख रहे हैं तो आप अपने क्वेश्चन को कॉपी में लिखिए, कमेंट बॉक्स में ना टाइप करें। तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में आएगा आपका फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंसेस। तो ये करंट अकाउंट का ट्रांजैक्शन है। इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, ये कैपिटल अकाउंट का ट्रांजैक्शन है, और यहाँ पे तो ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट ही दिया हुआ है, तो दिस इज करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। ऑप्शन बी इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड अंडर फॉरेन करेंसी? इनमें से किसे हम फॉरेन करेंसी में इंक्लूड करेंगे? रियल इस्टेट प्रॉपर्टीज को, क्रेडिट कार्ड्स को, स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स को, या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को? किस में हम फॉरेन करेंसी में कैटेगराइज कर सकते हैं आउट ऑफ द फॉलोइंग? सो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या आंसर बनता है? व्हाट इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बनता है क्रेडिट कार्ड्स। तो क्रेडिट कार्ड जो फॉरेन करेंसी के रहते हैं, जैसे इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड भी हैं, तो दे आर पार्ट ऑफ फॉरेन करेंसी। व्हाट डज फॉरेन एक्सचेंज इंक्लूड? फॉरेन एक्सचेंज में क्या इंक्लूडेड है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स, ड्राफ्ट्स, ट्रैवलर चेक्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सप्रेस्ड इन इंडियन करेंसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, या डोमेस्टिक करेंसी ट्रांजैक्शंस? तो इनमें से हम किसको फॉरेन एक्सचेंज में इंक्लूड कर सकते हैं? विच कैन बी इंक्लूडेड इन फॉरेन एक्सचेंज? क्वेश्चन नंबर 3। सो क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 3 का? सो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट नहीं बनते हैं, ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सप्रेस्ड इन इंडियन करेंसी ये भी नहीं बनते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी नहीं बनता, डोमेस्टिक करेंसी ट्रांजैक्शंस भी नहीं बनते। कोई भी इसमें आंसर करेक्ट नहीं बनता है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में एक्सप्रेस्ड इन इंडियन करेंसी एंड पेएबल इन फॉरेन करेंसी वर्ड साथ में होते तो फिर हमारा ये आंसर बन गया होता। तो यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन की जो वर्डिंग है ऑप्शन की, उसमें ये कमी रह गई है। तो अगर इस हम कमी को पूरा कर दें तो फिर आंसर बी हमारा आंसर बन जाएगा। लेकिन पेबल इन फॉरेन करेंसी इंक्लूड करने के बाद, ओ इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट परसेंटेज? इन्वेस्टमेंट परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को डिफाइन कैसे किया गया है? मोर देन 10% ऑफ पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी कैपिटल, exactly 10% of post issue paid up capital, less than 10% of post issue paid up capital, या more than 15% of post issue paid up equity capital? तो एफपीआई में इंक्लूड करने के लिए इनमें से कौन सी एप्रोप्रिएट ऑप्शन बनती है? क्वेश्चन नंबर 4 हमने डिस्कस किया था इसको लास्ट सेशन के अंदर। लास्ट सेशन का वीडियो अगर आपने वॉच नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले उसको वॉच करिए, फिर इन क्वेश्चंस के आंसर करिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव करे। सो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी द आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर हमारा बनता है लेस देन 10% पोस्ट इश्यू पेड अप इक्विटी कैपिटल। अगर उन इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाया जाएगा तो इट विल फॉल अंडर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज? इनमें फॉरेन एक्सचेंज का पार्ट कौन सा नहीं है? ध्यान रखें, आंसर हमने देना है कौन सा पार्ट नहीं है। डिपॉजिट्स, कार्ड्स, बैलेंसेस पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी, ड्राफ्ट्स, ट्रेवलर चेक्स, एलसी बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय बैंक्स आउटसाइड इंडिया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, या ड्राफ्ट्स, ट्रेवलर चेक्स, एलसी बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सप्रेस्ड इन इंडियन करेंसी? तो इनमें से किसको नहीं लिया जाएगा एज पार्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज? विच ऑफ दीज विल नॉट बी कंसिडर्ड एज फॉरेन एक्सचेंज? किसको नहीं लेंगे फॉरेन एक्सचेंज में? ए को ले लेंगे बिकॉज दे आर पेबल इन फॉरेन करेंसी, बी को ले लेंगे बिकॉज दे आर ड्रॉन आउटसाइड इंडिया,
सी को नहीं ले सकते और डी को भी नहीं ले सकते। डी को ले लेते अगर यहाँ पे लिखा होता पेएबल इन फॉरेन करेंसी, तो अगर यहाँ पे लिखा हो पेएबल इन फॉरेन करेंसी तो डी को भी ले लेंगे और उस केस में आंसर हमारा बन जाएगा सी। लेकिन अगर ये वर्ड साथ में नहीं है तो फिर डी भी इससे आउट हो जाता है। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन? कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन की एग्जाम्पल हमने बतानी है फॉरेन ट्रेवल के एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स, क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शंस या मनी ऑर्डर्स एंड पोस्टल ऑर्डर्स। हमने बतानी है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का एग्जाम्पल। यस बता दीजिए इनमें कौन सी एग्जाम्पल बनती है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की। तो इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये इन्वेस्टमेंट कौन करता है? एक फॉरेन एंटिटी करती है। कहाँ करती है? इंडिया में करती है। इंडिया में ये इन्वेस्टमेंट किस में होती है? कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। Who is considered a foreign portfolio investor under SEBI regulations 2014? किनको कंसिडर करते हैं हम FPI इन रेगुलेशंस के मुताबिक? ए नॉन रेजिडेंट इंडियन, ए पर्सन इन्वेस्टिंग सिक्योरिटीज आउटसाइड इंडिया, ए पर्सन रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू दीज रेगुलेशंस या इंडिविजुअल विद परमानेंट रेजिडेंसी इन इंडिया। तो किनको हम कहेंगे FPIs? So what is the answer? बहुत आसान सा आंसर है, बहुत सिंपल सा आंसर है। सो आंसर क्या है? सो पर्सन्स हु आर रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू दीज रेगुलेशंस, उनको हम कहेंगे FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। हाउ लॉन्ग कैन ए पर्सन बी कंसिडर्ड नॉट परमानेंटली रेजिडेंट इन इंडिया? तो अगर हमने बताना नॉट परमानेंटली रेजिडेंट, तो how long that person can be considered? up to 1 year, up to 2 years, up to 3 years या up to 5 years? हमने बताना है not permanently resident। सो इस कैटेगरी में कौन लोग आएंगे? जो इंडिया में रेजिडेंट तो हैं लेकिन वो परमानेंट रेजिडेंट नहीं है, तो इनमें से किस कैटेगरी के लोग आएंगे? तो उनका स्टे पीरियड हम कितना लेके चलें, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। तो उनका स्टे पीरियड बनता है अप टू 3 इयर्स, 3 साल तक का। ऑप्शन सी इज आवर आंसर। व्हाट डिफाइंस अ नॉन रेजिडेंट इंडियन? NRI हम किसको कहेंगे? ए पर्सन रिजाइडिंग इन इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, सिटीजन ऑफ इंडिया रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, इन्वेस्टर इन इंडियन सिक्योरिटीज, ए पर्सन होल्डिंग परमानेंट रेजिडेंसी इन इंडिया। तो किसको हम कहेंगे? NRIs, who will be called NRIs। क्वेश्चन नंबर 3, तो व्हाट विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3? हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है प्रीवियस सेशन के अंदर, उस वीडियो को ज़रूर वॉच कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं वॉच किया। सो व्हाट इज द आंसर? तो आंसर है ए सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। अगर वो इंडियन सिटीजन है लेकिन वो इंडिया के बाहर रिजाइड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु क्वालिफाइज एज PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन? कौन क्वालिफाई करता है? एनी फॉरेन सिटीजन रिजाइडिंग इन इंडिया, ए सिटीजन ऑफ इंडिया रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, ए पर्सन born in India after 1947, इंडिविजुअल विद परमानेंट रेजिडेंसी इन बांग्लादेश और पाकिस्तान। किसको हम कहेंगे कि वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का माना जाएगा? तो हु विल बी कॉल्ड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, हु क्वालिफाइज टू बी?
सो सिटीजन ऑफ इंडिया रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, तो क्या हम इसको कह सकते हैं? नो, इसमें कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। सो सिटीजन आउटसाइड इंडिया रिजाइड कर रहा हो लेकिन वो इंडियन सिटीजन नहीं होना चाहिए, तो वो सिटीजन फॉरेन सिटीजन होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं PIO। तो इनमें कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। अंडर PIO definition, who is considered PIO? A person born in India after 1947, a foreign national married to Indian citizen, a person residing in Bangladesh or Pakistan, a person residing in India for employment। किसको हम कंसिडर करेंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन? तो यहाँ पे आपको 4 डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई हैं। तो हु विल बी कंसिडर्ड एज PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन? तो अगर किसी फॉरेनर ने मैरिज किया हुआ है इंडियन सिटीजन के साथ तो उसको हम कहेंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। व्हाट डज PIO इंक्लूड अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन? जो हमने लास्ट सेशन में सीखा उसके मुताबिक PIO में किसको इंक्लूड करेंगे? इंडिविजुअल्स बॉर्न इन इंडिया को, फॉरेन नेशनल्स होल्डिंग इंडियन सिक्योरिटीज, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स, या परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो इसमें से किसको हम इंक्लूड करेंगे PIO के अंदर? तो हु विल बी इंक्लूडेड? सो क्या आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए? सो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा आंसर बनता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, जिनके पास OCI कार्ड है, तो दे विल बी कॉल्ड PIOs, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। फ्रेंड, इससे पहले कि हम अगले पार्ट को कवर करें, सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। क्या आप अपना प्रेपरेशन IIBF बुक्स को यूज करके कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये बुक्स में जो कुछ लिखा है, जैसे लिखा है, उसको अंडरस्टैंड करने में आपको डिफिकल्टी आ रही है और उसके कारण आप उसको बार बार करते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर करते हैं। एज ए रिजल्ट यू हैव टू कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम, और टाइम आपके पास पहले से कम रहता है। आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चंस की, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत थोड़े क्वेश्चंस मिलते हैं हर चैप्टर के एंड के ऊपर। तो इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कहाँ पे है? इनका सॉल्यूशन है हमारे बेस्ट क्वालिटी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। इन प्रॉब्लम्स के कारण आप बहुत बार फेल हो जाते हैं पेपर के अंदर। तो अगर आप हमारे बेस्ट क्वालिटी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन को यूज़ करते हैं तो इन वीडियो लेसन्स में हम कंसेप्ट को जब एक्सप्लेन करते हैं तो बहुत आसान करके एक्सप्लेन करते हैं, जिससे आप केवल समझते ही नहीं हैं, बहुत क्विकली अंडरस्टैंड कर जाते हैं और देर तक रिटेन भी कर पाते हैं। इससे आपकी जो प्रॉब्लम है कि सिलेबस कवर नहीं होता, तो सिलेबस आप आसानी से कवर कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन बैंक, जिसमें आपको मिलेंगे मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिससे आप उसकी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा एग्ज़ाम के जस्ट पास जा कर के आपको मेमोरी रिकॉल्ड क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी अवेलेबल हो जाते हैं, जिससे आप एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अगर इतना कुछ अवेलेबल आपकी हेल्प करने के लिए, तो देन व्हाई नॉट टू यूज़ इट। तो ये अवेलेबल है हमारी ऐप के अंदर या अवेलेबल है थ्रू अवर वेबसाइट। तो हमारी वेबसाइट को इमीडिएटली लॉग इन करें और इनको यूज़ करें। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हाउ इज पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया डिफाइंड बेस्ड ऑन प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन? तो हम पर्सन ऑफ रेजिडेंट इन इंडिया कैसे डिफाइन करेंगे? Anyone residing in India, person residing in India for more than 182 days during preceding financial year, non-resident Indians या foreign exchange traders in India। तो person resident in India, इनमें से हम किस डेफिनेशन को लेंगे?
सो एक बार फिर से बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। सो पर्सन हु इज रिजाइडिंग इन इंडिया और पीरियड है मोर देन 182 डेज, और कौन सा पीरियड है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का पीरियड है वो। ऑप्शन बी इज आवर आंसर। अंडर व्हाट कंडीशन शुड करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म बी सबमिटेड टू कस्टम अथॉरिटीज। कस्टम अथॉरिटीज को किन सर्कमस्टांसिस में CDF सबमिट करना होता है। ऑलवेज व्हेन कैरिंग फॉरेन एक्सचेंज इनटू इंडिया, वैल्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ब्रॉट इनटू इंडिया इज मोर देन 5000, value of foreign exchange brought into India exceeds 10,000, या currency notes value more than 5,000, या only when traveling by air। तो ये फॉर्म इनमें से किस सिचुएशन में हमने सबमिट करना है। इन विच सिचुएशन दिस डिक्लेरेशन विल बी सबमिटेड टू कस्टम अथॉरिटीज। सो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर क्या बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमारा आंसर बनेगा सी। जब फॉरेन एक्सचेंज जो हम लेके आ रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज उसकी वैल्यू 10,000 से ज़्यादा है US डॉलर्स, या वो वैल्यू तो कम है लेकिन उसमें करेंसी नोट्स जो हैं वो 5,000 से ज़्यादा हैं, तो इन दोनों ही सिचुएशन में CDF इज़ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। What is maximum amount of foreign currency which authorized dealer can purchase from residents in India? So ज़्यादा से ज़्यादा कितनी फॉरेन करेंसी है जो ADs authorized persons परचेज कर सकते हैं फ्रॉम रेजिडेंट्स इन इंडिया। US डॉलर 1,000 और इक्विवेलेंट, US डॉलर 3,000 और इक्विवेलेंट, नो लिमिट, US डॉलर 5,000 और इक्विवेलेंट। तो क्या आंसर बनता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सो व्हाट इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। सो फ्रॉम रेजिडेंट्स ये परचेज कितना हो सकता है। सो इट इज इक्वल टू 1,000 US डॉलर्स और इक्वलेंट इन एनी अदर करेंसी। सो ऑप्शन ए हमारा आंसर बनता है। हाउ कैन AP मेक पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी फ्रॉम रेजिडेंट्स पर्सनस। रेजिडेंट पर्सन से अगर AP ने परचेज करना है फॉरेन करेंसी का, तो उसका पेमेंट कैसे किया जाएगा। ओनली इन कैश, थ्रू EFT, ओनली थ्रू INR डेबिट कार्ड्स, बाय अकाउंट पे चेक, DD लोडिंग इन INR डेबिट कार्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर थ्रू बैंकिंग चैनल्स। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा ऑप्शन आंसर करेक्ट बनता है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। So this purchase, it can be paid in Indian currency by way of account paycheck, demand draft, loading in INR debit card, या EFT through banking channels। So option D is the correct answer। तो ये हमारा आंसर बनता है इस केस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is permissible limit for purchasing foreign currency from foreign visitors or NRIs by authorized persons? इनके लिए कितनी परमिसिबल लिमिट है। 500 US डॉलर और इक्विवेलेंट, 1,000 US डॉलर्स, 3,000 US डॉलर्स, या 5,000 डॉलर्स और इक्विवेलेंट इन एनी अदर करेंसी। तो यहाँ पे हमने बताना है फॉरेन विजिटर से या NRI से ये परचेज कितने अमाउंट तक परमिटेड है। तो दिस इज अलाउड अप टू $3,000 और इक्विवेलेंट। What payment methods are allowed for purchasing foreign currency from foreign visitors and NRIs by AD? Only through electronic funds transfer, only through cash, through account paycheck, demand draft, loading and IN debit card, EFT through banking channel, या only through credit cards। तो पेमेंट मेथड क्या रहेगा इस केस के अंदर। सो व्हाट विल बी द पेमेंट मेथड। तो ये अलग 4 पेमेंट मेथड्स बताए गए हैं, तो कौन सा पेमेंट मेथड यूज किया जाएगा। तो इसमें भी वही पेमेंट मेथड यूज किया जाएगा जो रेजिडेंट्स के लिए किया जाता है, दैट इज अकाउंट पे चेक के थ्रू, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू,
या लोडिंग INR डेबिट कार्ड में या EFT के थ्रू, लेकिन बैंकिंग चैनल उसमें यूज करने होंगे। तो चलें अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की, इनवर्ड रिमिटेंसेस। एक होती है आउटवर्ड रिमिटेंसेस, जब फॉरेन करेंसी कंट्री के बाहर भेजा जाता है, और एक होती है इनवर्ड रिमिटेंसेस, जब फॉरेन करेंसी का मनी इंडिया में इनफ्लो करता है। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर रिसीविंग इनवर्ड रिमिटेंसेस थ्रू AD बैंक्स। जो भी रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं वो जितना भी पैसा मंगवाना चाहें इनवर्ड रिमिटेंसेस के थ्रू, और वो भी ऑथोराइज्ड डीलर बैंकों के थ्रू, तो उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए इंपोर्ट ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी के इंपोर्ट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स। ADs कैन परचेज फ्रॉम TTs, MTs, टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स, मेल ट्रांसफर्स, drafts, bills, etc. drawn in any foreign currency against rupee within 180 days of its receipt. जब TT आया, मेल ट्रांसफर आया, ड्राफ्ट आए या बिल्स आए जिन्हें फॉरेन करेंसी में ड्रॉ किया हुआ है, तो उसके 180 डेज के विद इन authorized persons, authorized dealers, not persons, authorized dealers, so they can purchase कितने दिनों के अंदर, विद इन 180 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इट्स रिसीट। तो यहाँ पे टाइम का लिमिटेशन लगा हुआ है। अप्रूव्ड रिमिटेंस मेथड्स कौन कौन से हैं? अगर रिमिटेंस करनी है तो कौन कौन से चैनल्स हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे ये रिमिटेंसेस हो सकती हैं? वन इज बैंक वायर ट्रांसफर। तो बैंक वायर ट्रांसफर के थ्रू दिस रेमिटेंस इज पॉसिबल। बैंक मनी ऑर्डर्स के थ्रू, दैट इज नंबर 2। फॉरेन करेंसी चेक्स के थ्रू, दैट इज नंबर 3। नंबर 4 फॉरेन करेंसी ड्राफ्ट्स के थ्रू। नंबर 5 रिमिटेंस कार्ड्स के थ्रू। नंबर 6 डायरेक्ट डिपॉजिट और ACH ट्रांसफर्स, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस ट्रांसफर्स। तो ये डिफरेंट अप्रूव्ड मेथड्स हैं। अब जो भी रिमिटेंस इंडिया में आता है तो उसका सर्टिफिकेट के पोजीशन क्या है? फॉरेन इनवर्ड रिमिटेंस सर्टिफिकेट, FIRC। प्रीवियसली FIRC की जरूरत पड़ती थी, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर रिमिटेंस टू इंडिया बाय NRIs टू देयर रिलेटिव्स। अगर NRIs अपने रिलेटिव्स को इंडिया में पैसा भेज रहे हैं तो फिर इस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। However, for remittances received for business purposes, FIRC is required to claim tax concessions। तो अगर NRIs ये रिमिटेंस करते हैं बिजनेस पर्पस के लिए तो फिर फॉरेन इनवर्ड रिमिटेंस सर्टिफिकेट विल बी रिक्वायर्ड, क्योंकि उसको यूज करना होगा टैक्स कंसेशंस अवेल करने के लिए। तो आई होप यहाँ तक हर चीज़ आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली होगी। फ्रेंड्स, आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हो, वहीं पे हम उसको सूटेबली आंसर कर देंगे। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो दिस इज़ आवर ईमेल ID, तो आप हमें इस ईमेल ID के ऊपर अपनी क्वेरी पोस्ट कर देंगे और हम उसको सूटेबली रिप्लाई करेंगे। आज का सेशन अगर आपको यूज़फुल नहीं लगा तो इस वीडियो को डिसलाइक ज़रूर करें, लेकिन अगर वो आपको यूज़फुल लगा है तो फिर उसको लाइक करने में संकोच मत करें, उसको तुरंत लाइक कर दीजिए। अगर मोर देन हाफ एन आवर आपने इस वीडियो को वॉच करने में लगाया तो कुछ सेकंड्स लगेंगे आपको लाइक करने में, लेकिन इसका बेनिफिट और बहुत सारे स्टूडेंट्स को हो जाएगा, क्योंकि YouTube अपने लेवल के ऊपर कोशिश करता है उन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की जिनको लाइक किया जाता है।
तो पुश कर दीजिए लाइक के बटन को, और अगर हो सके इसके लिंक को शेयर करें विद योर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या सब्सक्राइब तो किया लेकिन बेल आइकन को पुश नहीं किया, तो हमारे नोटिफिकेशंस आपको नहीं मिल रहे होंगे, जिससे आपकी कई क्लासेस मिस हो रही होंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्लासेस मिस ना हो, उनके नोटिफिकेशंस आपको बिफोर हैंड मिल जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो भी बेल आइकन को पुश करके। चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को अब हम वाइंड अप करेंगे। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।